Jai Shri Ram, good morning to all of you. Today we are going to start next lecture of state of matter as we have done two lectures before. Now we will proceed next, but before proceeding हम लोग जो है आई कम टू नो कि आप लोग प्रॉपर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो नोट्स का बिकॉज कैमरा और पेपर के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है दैट्स वाई सो फर्स्टली यू पीपल टेक screenshot properly and after that I'll proceed. Okay, I have mentioned numbers at the top of the paper, you can see from here. So take the screenshot of this paper one. This is the paper 2. This is 3 paper number. Yes, paper number 4. Paper number 5. This is 6. This is 7 paper number. Up to this we have done. Now we will proceed now next topic. Okay, so let's get started. Next topic is melting point and boiling point. हमने ऑलरेडी ये कर लिया है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जब एक सब्सटेंस जो है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे जो एक सॉलिड सब्सटेंस है दैट चेंजेस इनटू लिक्विड सब्सटेंस, और बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे एक लिक्विड जो है वो बॉइल होके गैसेस स्टेट में जाना शुरू हो जाए. ओके, द पॉइंट वेयर मेल्टिंग स्टार्ट इज melting point and the point where boiling start is boiling point. Okay, now next is कि boiling और melting point जो हैं वो किस किस पे डिपेंड करते हैं. You can take its screenshot in hand. So let's proceed first. Okay, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है. फर्स्ट जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो वो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है. ओके, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं. ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनकी बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होगी. स्ट्रांग इंट्रैक्शन होने की वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. तो इसलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेरिजन टू नॉन पोलर. तो अगर किसी मॉलिक्यूल का नेचर जो है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का नेचर अगर पोलर है तो वो कैसा होगा, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा. सेकंड है हमारे पास साइज एंड कम्प्लेक्सिटी. मैंने ऑलरेडी भी ये बातें बता दी हैं बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग कि जो जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ किसी का, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज़ सब्सटेंस का बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा. और आपने ये भी देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ग्रुप में, तो वैसे वैसे क्या होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. ज्योमेट्री में मैंने आपको ऑलरेडी बोला जितनी ज़्यादा ब्रॉड ज्योमेट्री होगी उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग वगैरह होगी, जितनी ज़्यादा क्लोज ज्योमेट्री होगी उतनी कम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा. एज वी हैव डन द एग्जाम्पल ऑफ एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन. दोनों का हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्री दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है हमारे पास दैट इज गैसेस स्टेट. अब हम मेनली गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जो आपका मेन टॉपिक है यहाँ का. ठीक है, गैसेस सबसे पहले गैसेस क्या होती हैं. गैसेस की ना तो कोई फिक्स्ड शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है. ओके, डेंसिटी जो है गैसेस की वो बहुत लेस होती है
कंप्रेसिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है गैसेस की। नेक्स्ट है डिफ्यूजिबिलिटी, गैसेस में डिफ्यूजन की क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा होती है। जैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि अगर हम किसी परफ्यूम की बोतल को एक कॉर्नर में छिड़कते हैं रूम के, तो दैट विल डिफ्यूज इन होल रूम। ओके, तो इसलिए गैसेस की डिफ्यूजन पावर जो होती है ना, दैट इज़ वेरी हाई। ओके, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ना क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ सब्सटेंस, कि कोई कितना मूवमेंट शो करता है, जो जितना मूवमेंट शो करेगा उसकी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, नेक्स्ट है प्रेशर। आपको पता है कि गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इन ऑल डायरेक्शन। ओके, जैसे हम बलून में फिल करते हैं गैस, तो गैस क्या करती है, बलून की वॉल्स पे क्या करती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है मतलब गैसेस को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की। पहली तो है मास। हम गैसेस का मास मेजर कर सकते हैं, और मास को मेजर करते हैं हम इसकी एसआई यूनिट केजी में। दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि कितना सरफेस एरिया, कितना जो है वो एरिया ऑक्यूपाई करती है गैस, उसे हम वॉल्यूम बोलेगा। और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर क्यूब। थर्ड वन इज वी हैव प्रेशर। आपको पता है कि गैसेस जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, और इस वजह से प्रेशर की जो हमारे पास ऐसा यूनिट होती है दैट इज पास्कल। तो इन तीनों में हम गैस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कैसे क्या है गैस के बारे में। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन द मेन टॉपिक दैट इज गैस लॉज। देखो, अगर कोई भी गैस है हमारे पास, मतलब परफेक्ट गैस है अगर हमारे पास, तो वो इन लॉज को फॉलो करती होगी। वैसे तो सब गैसेस इन लॉज को फॉलो करते हैं, लेकिन परफेक्टली कोई भी नहीं करती है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मतलब अब हम उनका बिहेवियर कैसे डिस्क्राइब करेंगे उनके लॉज से। तो फर्स्ट लॉ जो आता है हमारे पास दैट इज बॉयल्स लॉ। और ये लॉज ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझना, अगर समझ आ गए तो ये कभी भूलेंगे नहीं आपको वापस। ओके, सो आई विल ऑल्सो गिव यू द स्क्रीन शॉट ऑफ नोट्स इन द एंड। तुम वहाँ से मतलब पढ़ाई के लिए अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर करना, तो दोज नोट्स विल बी परफेक्ट फॉर दैट। ओके, ये दिया था रॉबर्ट बॉयल ने इन 1662 में। ठीक है, इसका सिंपल सा वो है, गैस लॉ का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। देखो, कंडीशन क्या है इसकी, कांस्टेंट क्या है इसमें, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या बनी फिर हमारे पास, जो वॉल्यूम आएगा जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं गैस का, वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, मतलब जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे गैस के, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर हम गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाट इज द बॉयल्स लॉ। सिंपल सा कंसेप्ट है। पहली कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर जो वॉल्यूम और प्रेशर है उसका इन्वर्स रिलेशन है, मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑब्वियसली कम जाएगा इन्वर्सली रिलेशन में। ओके, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। हियर V इज वॉल्यूम एंड P इज प्रेशर एंड T इज टेम्परेचर। ओके, हमें पता है कि हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को किसी उससे हटा सकते हैं, कांस्टेंट से हटा सकते हैं। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, V इज इक्वल टू K ओवर P। K क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं तो दैट विल बी PV इक्वल टू K। ये जो है ये भी एक डेफिनेशन बनती है किसकी, बॉयल्स लॉ की। हम ऐसा बोल सकते हैं द एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
P1 V1 equal to P2 V2 is equal to P3 V3 is equal to any of the constant। ठीक है, मतलब एक प्रेशर की कंडीशन और एक वॉल्यूम की कंडीशन पे जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तब, ठीक है, दूसरे प्रेशर वॉल्यूम की कंडीशन अगर हम बदल दें तो तब इन सभी का जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन सेम और वो इक्वल रहेगा, दैट इज कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो। अब ओके, अब देखो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था बॉयल्स लॉ को, बॉयल ने, ठीक है। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर चार्ट, सी जैसे किसी गैस का हमने क्या लिया, एयर का कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने एयर ली, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसका प्रेशर लिया 0.2 एटमॉस्फेरिक, ओके, वॉल्यूम लिया 112 लीटर, ओके। तो जो प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास आया दैट वाज 22.4 लीटर, सॉरी एटमॉस्फेरिक इनटू लीटर, ओके। फर्दर हमने इसका प्रेशर चेंज किया, तो ऑब्वियसली जब हम प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास पीवी की वैल्यू आई 22.3, थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ है इसमें से, ठीक है। फर्दर फिर से हमने प्रेशर इंक्रीज किया एयर का, तो वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास पीवी आया दैट इज 22.50। इसका बोलने का कंसेप्ट ये है कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं ना, तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इस हिसाब से आएंगे कि जो उनका पीवी प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये लगभग क्या है, कांस्टेंट है, माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वो कैलकुलेशन में हो सकता है या फिर थोड़ी सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम, जो कि बॉयल्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, ओके। अब देखते हैं बाय ग्राफ हम बॉयल्स लॉ को कैसे वेरीफाई कर पाते हैं। बॉयल्स लॉ का पहले वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ, वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ मतलब एक साइड को हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग सॉरी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे प्रेशर, एंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस वी आर टेकिंग वॉल्यूम इन लीटर, ओके। तो क्या कंडीशन है हमारे पास, इनवर्स रिलेशन में है ना। जैसे मान लो हमारे पास प्रेशर सबसे ज़्यादा है, सॉरी प्रेशर सबसे कम है यहाँ पे, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम प्रेशर में इंक्रीज कर रही हूँ वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जाएगा, वॉल्यूम और डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारे पास बनेगा कि जैसे एक कंडीशन बढ़ रही है दूसरी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो जो इनवर्स रिलेशन वाले ग्राफ हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम लें ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/p, दैट इज वॉल्यूम एंड 1/p ग्राफ। देखो p तो जो है इसके साथ इनवर्स रिलेशन में है, लेकिन 1/p तो डायरेक्ट रिलेशन में है ना, कि मतलब p घटेगा तो 1/p तो इंक्रीज होगा ना। सो ये देखो वॉल्यूम अगर हम लेते हैं दिस, यहाँ पे हम क्या लेते हैं 1/p। तो अब स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम हमारे पास कम होगा तो प्रेशर भी उतना ही आएगा लगभग, ठीक है, प्रेशर भी कम ही आएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे 1/p जो है वो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये बात ध्यान में रखना कि जो प्रेशर है दैट विल डिक्रीज विद वॉल्यूम, बट 1/p विल इंक्रीज विद द वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड है हमारे पास पीवी वर्सेस पी ग्राफ। पीवी वर्सेस पी समझ रहे हो, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बनाना, और ये हमें ग्राफ, ठीक है। इधर को हम प्रेशर ले रहे हैं और इधर को हम पीवी ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बॉयल्स लॉ की कंडीशन क्या है कि पीवी जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो पीवी क्या रहेगा, कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, सॉरी विद प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ कंप्लीट, ठीक है। बॉयल्स लॉ ने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन आएगा। वी हैव डन देयर ग्राफ्स एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है कि कहाँ यूज होता है बॉयल्स लॉ। सिग्निफिकेंस बॉयल्स लॉ का ये है कि जो
बॉयल स्लो है हमारे पास, जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर तो वहाँ का कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर विल इंक्रीज ना, डेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम एयर का इंक्रीज होता है। उस वजह से एयर का वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उसमें जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा या देखा होगा, कभी कभी लोग जैसे मतलब कहीं जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं या हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। वो इस वजह से आती है क्योंकि एटमॉस्फेयर की प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम जो है वो गैस का वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई। ओके, और एक क्वेश्चन है जैसे कि जो वेदर बलून है, वेदर बलून्स होते हैं ना, वो जैसे जैसे असेंड करते हैं अपवर्ड, वैसे वैसे वो मतलब क्यों एक्सपैंड करते हैं। जैसे जैसे वेदर बलून अप जाते हैं वो क्यों एक्सपैंड करते हैं। देखिए जैसे जैसे वेदर बलून जो हैं वो अप जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, उनमें टेम्परेचर तो फिक्स है, उनका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, उनमें जो पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर जाएंगे। उस वजह से वो क्या होते चले जाते हैं, ऊपर की ओर मतलब जाते हैं और चले ही जाते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास ये, होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस वॉज ऑल अबाउट द Boyle's law. Next is Charles' law. Charles' law was given in 1787. Okay. अब चार्ल्स लॉ भी एक गैस लॉ है, दिस इज सेकेंड गैस लॉ। बॉयल्स लॉ फर्स्ट गैस लॉ हमने जो किया, सेकेंड इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो बोलता है वो बोलता है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था, इसमें हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। At constant pressure, the volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 of its volume at 0 degree for each 1 degree rise or fall in the temperature. चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि जैसे हमारे पास जितना वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का, अगर हम 1 डिग्री इंक्रीज करते हैं या 1 डिग्री डिक्रीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है 1/273 जो है वो इंक्रीज होगा अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो, या फिर डिक्रीज होगा अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 1 डिग्री डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, जैसे मान लेते हैं हम कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो V0 है, ठीक है, और T डिग्री टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है वो क्या बन जाएगा, V0 इंटू 1/273, क्योंकि इतना इंक्रीज कर रहा है इंटू T, मतलब इतना इंक्रीज कर रहा है विद टेम्परेचर। ओके, T डिग्री टेम्परेचर है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या कंसेप्ट बताया है इन्होंने हमें, सी देखिए जैसे है हमारे पास फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर V इंक्रीजेस, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो V जो किससे इंक्रीज हो जाएगा, V0 इंटू 1/273। V0 जो है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था, अगर हम T डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में तो इट विल इंक्रीज V0 इंटू 1/273 इंटू T। अब देखो वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास T डिग्री सेल्सियस पे, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये हमारे पास इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, और इनिशियल वॉल्यूम तो आपको पता है हमारे पास क्या है, V0। सो वी कैन राइट हियर लाइक V0 प्लस V0 इंटू T ओवर 273, ठीक है। ये हमारे पास VT आ रहा है, जो टेम्परेचर T डिग्री टेम्परेचर पे T डिग्री टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम हमारे पास एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट अब देखो, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ, वी नॉट बाहर ले लूँ, 1 प्लस टी अपॉन 273 बच गया हमारे पास। अगर हम इसका एलसीएम वगैरह ले लें, फर्दर इसको और सॉल्व करें, 273 प्लस टी ओवर 273। अगर 273 प्लस टी को मैं कंप्लीट टी ले लूँ, टेम्परेचर, ओके, देन इट विल बिकम वी टी इज इक्वल टू टी नॉट, सॉरी वी नॉट इंटू टी ओवर 273, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट है और 273 टर्म भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वी टी है, वॉल्यूम है एट दैट टेम्परेचर, विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। इससे यहाँ से क्या प्रूव होता है हमारे पास, वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सिंपल से शब्दों में अगर मैं वापस कहूँ तो चार्ल्स लॉ क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, ओके, तो उस कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस, ओके। मतलब देखिए कोई गैस है हमारे पास, इसमें मैं प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख रही हूँ, ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, ना हम बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि जैसे एक चीज चेंज कर रही है वैसे ही दूसरी करेगी, ओके। सो दिस इज अबाउट चार्ल्स लॉ। अगर हम इसको ऐसे लिखे, v अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये कोई भी, ठीक है, जितनी भी वैल्यू आएगी इसके कांस्टेंट की। तो चार्ल्स लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2 इज इक्वल टू v3, जितना भी लिखना चाहें, t3। हर टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर हम प्रेशर की कंडीशन क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड फर्दर। इसका अब हम अगर ग्राफ बनाएं तो चार्ल्स लॉ का, अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाती हूँ, इधर को हम ले रहे हैं वॉल्यूम और इधर को ले रहे हैं हम टेम्परेचर, तो मैंने क्या बताया कि जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। और इसके लिए हमारे पास आती है स्ट्रेट लाइन, जब एक बढ़ रहा है और दूसरा भी उसके साथ साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इसकी, यू कैन सी फ्रॉम हियर द चार्ट, सी देखो, अगर हमने टी टेम्परेचर लिया है, वी वॉल्यूम लिया है, वी अपॉन टी जो है वो चार्ल्स लॉ की वेरिफिकेशन है, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है, ओके। सी अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं 273, वॉल्यूम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 775 एट कांस्टेंट प्रेशर, तो V बाय टी की कंडीशन बन रही है 2.84 आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। फर्दर फिर हमने टेम्परेचर की वैल्यू चेंज की, वॉल्यूम ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा विद दैट कंडीशन, तो हमारे पास फिर से एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव जस्ट रिटन फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। जब टेम्परेचर हमारे पास 313 है तब वॉल्यूम जो है 889 है, तो B बाई टी जो आ रहा है हर एक में कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब चार्ल्स लॉ ने अपनी वेरिफिकेशन दी है एक्सपेरिमेंटल डाटा से कि जैसे कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं और B बाई टी रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि कहाँ यूज होता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का सिग्निफिकेंस है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी उसको हीट करते हैं, किसी सब्सटेंस को या किसी चीज़ को हीट करते हैं, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे दिवाली वगैरह पे जो बलून जलाते हैं, बलून वो करते हैं, उड़ाते हैं जो, तो उसमें क्या होता है, उसको क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। हीट करने प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, हीट करने से क्या होता है कि उसका जो
टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ऑब्वियस किसी चीज़ का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो वो चीज़ हल्की हो जाएगी। हल्की होने का मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, मास विल रिमेन सेम बट डेंसिटी कम हो जाएगी, एरिया ऑफ एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। उस वजह से कोई भी चीज़ जो है वो अपर सरफेस में इजीली जो है वो उड़ सकती है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, और किसी चीज़ की अगर डेंसिटी एयर से कम होगी तो वो उसके ऊपर ही ब्लॉ करना जाने की कोशिश करेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज, दिस वाज अबाउट चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ इज गाय-लुसैक्स लॉ। थर्ड लॉ है हमारे पास गाय-लुसैक्स लॉ। ठीक है, गाय-लुसैक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम लें तो क्या कंडीशन होगी। जरा सोचिए कि अगर हमारे पास किसी चीज का कांस्टेंट वॉल्यूम है, मैं इसको ना घटा सकती हूँ ना बढ़ा सकती हूँ, तो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन क्या होगा। जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा इस वॉल्यूम को मेंटेन करने में। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन होगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक हियर, इट P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बन सकती है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इसकी तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको पिछली डेफिनेशंस अच्छे से समझ आई हैं तो यू कैन इजीली मेक दिस डेफिनेशन। थोड़ा सा मतलब अपना लॉजिक भी लगाना है, ऐसा ही नहीं है कि क्रैम करना है चीज़ों को, थोड़ा सा आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं। खुद सोचो कि अगर वॉल्यूम किसी चीज़ का कांस्टेंट है, देखो मैं इस, मान लो इस जो कंटेनर में वाटर है, इसका वॉल्यूम मैं इससे ज़्यादा जाने ही नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको वो करूँगी, हीट करूँगी, तो क्या होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना इस वॉल्यूम को मेंटेन करने में। तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। फोर्थ लॉ है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। दिस इज वेरी पॉपुलर एंड आई थिंक यू हैव डन दिस लॉ बिफोर ऑल्सो। एवोगाड्रो ने ये लॉ दिया था 1811 में। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, एवोगाड्रो लॉ की सिंपल सी डेफिनेशन है, बोलता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contain same number of molecules। इसके बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक गैस है, ये कोई दूसरी गैस है। ठीक है, हमने इनकी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या है, सेम रखा है। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम रखा है हमने। ठीक है, और वॉल्यूम भी मान लो हम 1 लीटर ले रहे हैं तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोलता है, ये मान लो हमारे पास N2 गैस है और ये मान लो हमारे पास O2 गैस है। बोलता है कि सिमिलर कंडीशन, दोनों की टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन अगर हमारे पास सिमिलर है तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें आएंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अदर गैस में आएंगे। ये सिर्फ सिंपल सी बात है एक, अगर इसको याद रख लें तो, कि equal volume of all the gases contain equal number of molecules at similar condition of temperature and pressure। मतलब गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सी गैस है, ये डिपेंड कर रहा है इनके वॉल्यूम पे। मान लो ये मैंने 1 लीटर लिया है ना, तो 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 में होंगे उतने ही O2 में होंगे, अगर हम टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन सेम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसका मतलब है उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, जैसे वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करते हैं, फर्दर नंबर ऑफ मोल्स पे, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ओके, सो वी कैन सी फ्रॉम हियर कि अगर V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एन स्मॉल n क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻27। ओके, and n is equal to n by n naught. N naught is Avogadro's number. We can write in this form also.
मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि एन जो है, स्मॉल एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, तो इसका मतलब जो है वो वॉल्यूम भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्मॉल एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बनती है हमारे पास। जैसे देखो हमारे पास एग्जाम्पल दिया है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंडीशन याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। कि जितने भी हमारे पास गैसेस हैं, अगर उनका 22.4 लीटर मैं लेती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, कितना मतलब वो कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो नंबर ये एक नंबर है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर के बारे में आपने प्रीवियसली पढ़ चुके होंगे। एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है और कुछ नहीं है, ये एवोगैड्रो द्वारा दिया गया था, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द लॉज जो हमने आज किए। शॉर्टली हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने किया बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन था। दूसरा हमने किया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या हमने कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट किया हमने गाय-लुसैक्स लॉ। गाय-लुसैक्स लॉ में हमने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर में क्या, यहाँ हमने PV/T कांस्टेंट रखा, तो इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी PV कांस्टेंट रखा। अब वॉल्यूम जितना ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे या फिर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है। दीज वर द 4 laws and these laws are very important for competitive point of view. Now I will show you the notes. You can take screenshot from there, जितना हमने किया उतना आज का। This is page number 8. At the count of 3 you can take the screenshot. 1 2 3. Okay, this is page number 9 which we have done today. 1 2 3. So this is page number 10. Hope so it is visible to you clearly. This is page number 11. This is page number 12. And this is page number 13. And this is last we have done, page number 14. Okay. Hope so you have enjoyed this lecture. So it will be very beneficial for you if you will study properly and make proper notes. So I hope you are liking my lecture. So please do like, share and subscribe my channel. And अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ आपको प्रॉपर नहीं मटेरियल मिल पा रहा है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, ओके। आप अपने रिव्यू दे सकते हो अगर अच्छा लग रहा है तब भी, अगर कोई कमी लग रही है तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, ओके। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू।